जवाब देना। Metals form dash oxides. Metal form dash oxides while non-metals form dash oxide. ये हम लोगों ने पढ़ा है metals कैसे oxides बनाते हैं, किसी को मालूम है क्या? Metal form dash oxide, कोई बता सकता है? सर बेसिक Yes. Metal forms oxides. Okay, metals basic oxide बनाते हैं, जैसे देखो ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक मेटल है, यदि मैं इसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो ये ऑक्साइड, दिस वन इज अ बेसिक ऑक्साइड। ओके, और आपको बताना है कि नॉन मेटल्स कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं। सर एसिडिक ऑक्साइड, वेरी गुड। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड बनती है नॉन मेटल्स से। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखें कि सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो बनती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, दिस इज अ एसिडिक ऑक्साइड। मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना है। मेटल्स बनाती है बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स बनाती है एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। क्यों एसिडिक ऑक्साइड? क्योंकि ये फर्दर वाटर में मिलता है, यदि ये वाला वाटर में फर्दर मिलेगा तो एसिड बनाएगा, ठीक है ना, और ये वाला फर्दर वाटर में मिलेगा तो क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। ध्यान देंगे। ओके, अब एसिड बेस क्या है अभी दिमाग में उतना नहीं जुड़ना है। Metals are dash means have shiny surface. Metals have dash lustrous, मेटालिक क्लस्टर, क्या? मेटालिक क्लस्टर। Yes, metals are lustrous. मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, और लस्ट्रस वो गुण है जिस आधार पे क्या होता है? शाइनी सरफेस रहती है। कैसी सरफेस रहती है? शाइनी सरफेस। नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। diamond, डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे बना हुआ है ग्रेफाइट कार्बन से, सी से। ओके, अल्युमिनियम रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। oxygen, वाटर, तो H2O। H2O मतलब आप लिखोगे तो देखो H2O से तो रिएक्ट करती ही है, पर आपको उसका स्टेट लिखना है। मैंने बताया था ना, अल्युमिनियम liquid, अल्युमिनियम रिएक्ट विद स्टीम। अल्युमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, पानी के साथ रिएक्शन होता है, नो डाउट। मैंने ये बताया अल्युमिनियम रिएक्ट, स्टीम भी तो वाटर ही है, पर ये वाला वाटर को गैसियस स्टेट में लेना पड़ेगा, तब हमको मिलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखनी है। सोडियम इज हाईली डैश मेटल। सोडियम हाईली डैश मेटल है। reactive, यस, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत काफी रिएक्टिव मेटल है सोडियम, ठीक है ना बेटा। इसलिए एक सॉफ्ट मेटल का एग्जांपल दीजिए। सोडियम और पोटेशियम। potassium, पोटासियम, ये सब क्या है? सॉफ्ट मेटल है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ डैश एंड डैश। heat and electricity, electricity, गुड, हीट एंड electricity, बहुत अच्छे, वेरी गुड। The metals which are best conductor of electricity are dash and dash. silver, gold, aluminium, कॉपर। देखो बेस्ट कंडक्टर में आप सिल्वर एंड कॉपर को लेके चलते हैं, ठीक है ना। लेड पुअर कंडक्टर होता है, सिल्वर और कॉपर को आप लेकर चलोगे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डैश एंड डैश मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। sodium and potassium, वेरी गुड। सोडियम और पोटासियम को हम लोग पानी के नीचे में रखते हैं, सॉरी केरोसिन के नीचे में रखते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटासियम हाईली रिएक्टिव है। यदि मैं हवा में रख देता हूं इसे तो ये तुरंत
आग पकड़ लेगा। डैश डैश एंड डैश फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड विथ कोल्ड वाटर। कौन कौन ऐसे मेटल्स होते हैं जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है कोल्ड वाटर के साथ? कौन कौन से ऐसे मेटल है जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी कोल्ड वाटर के साथ? आयरन, आयरन ठंडे पानी से रिएक्ट थोड़ा ही करता है। सर कैल्शियम, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करता है बेटा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को। एल्युमिनियम, यार अभी का बताया है, कौन हो जो अंदाजे आंसर देगा? एल्युमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। अभी ने बताया कि एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद स्टीम। जल्दी से देखो, मैंने बोला आप लोगों को सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम, यही तीन ऐसे मेटल्स हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम ही ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा। दिमाग में रख लो, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आगे भी काम आएगी। सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम जो है ठंडे पानी से सिर्फ रिएक्ट करता है। वहीं आप बात करो मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट करेगा। और उसके बाद जितने भी है अल्युमिनियम, जिंक, आयरन इत्यादि सारे रिएक्ट करेंगे किससे? स्टीम से रिएक्ट करेंगे। बेटा ये ध्यान में रखना है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, इंपॉर्टेंट वन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट रख लीजिए। और बाकी आप यदि मैग्नीशियम बात करोगे तो मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है ना? ठंडे पानी से मैग्नीशियम का कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना? अल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये सब स्टीम से रिएक्ट करती है। इससे रिएक्ट करेगी स्टीम से, ठंडे पानी से इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। और अल्युमिनियम, जिंक और आयरन जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड। समझे? एम ऑक्साइड लिख दे रहा हूँ, एम ऑक्साइड समझ जाओगे ना? मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनेगा। ध्यान से, ये तीनों मेटल ही मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये तीन मेटल ऑक्साइड बनाएगी। फॉर एग्जांपल अल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना? और जिंक का जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, आयरन का वैसे ही आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान देना, बाकी ये सब हाइड्रोक्साइड। ओके, कोल्ड वाटर के साथ। आई सपोज ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। यदि इस क्वेश्चन का कोई भी पार्ट आप लोग नोट करना चाहते हो तो मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप लिख लो। यदि कुछ भी लिखना है आपको तो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। तो और ओलंपियाड में आपको ऑप्शन दे देगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है नॉन मेटल में। तो अच्छे से एक बार देख लो, इसको दिमाग में बैठा लो तो बच्चे। ठीक है बेटा, क्लियर है? और समझ चाहिए? और समझ नहीं चाहिए? मैं आगे बढ़ूं? यस सर, नो सर, नो सर, ठीक है, टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। शायद आप मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है ना? बढ़ू? ओके, यस सर।
अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, ठीक है ना। हम लोग ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं कुछ एसिड्स के नाम बता देता हूं जिसे आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। रिएक्शन हम लोग बाद में देखते हैं। सम कॉमन एसिड्स मैं दे रहा हूं पहले। सम कॉमन एसिड्स जिनके नाम आपको अच्छे से दिमाग में याद रखने हैं, ओके। कोई बता सकता है इस एसिड का नाम क्या है? बच्चे लोग को मालूम होगा ऐसा कुछ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HI हीलियम। एसिड, हीलियम एसिड होता है। HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है ना। हाइड्रो आयोडिक एसिड। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये मालूम है? बोलिए। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा? नहीं, देखो SO4 H2SO4 मैक्स मतलब 4 ऑक्सीजन है तो सल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम हो गया तो सल्फ्यूरिक हो जाएगी सल्फ्यूरस एसिड। ये वाली है सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरस एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO2 नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रस एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड CH3COOH। देखो दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना है, इन सिंपल मैं कुछ समझा देता हूँ तो आराम से एसिड के नाम याद हो जाएंगे। देखो बेटा सबसे पहले ध्यान दो, जो एसिड में ऑक्सीजन है सिवाय इसके, अभी इसको छोड़ देना, इस पे ज्यादा दिमाग आप लोग को अभी नहीं लगाना, ठीक है। ये सारे एसिड जिसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और एक तीसरा एलिमेंट है। देखो ध्यान से, ये एक एसिड है जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और एक तीसरा एलिमेंट है। 3 एलिमेंट्स है ना, ओके। पहली बात तो एक बात जान लो, कोई भी एसिड रहेगा, कोई भी एसिड रहेगा उसमें हाइड्रोजन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। यदि हाइड्रोजन नहीं तो एसिड नहीं, ठीक है ना। एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन को रहना ही रहना है, तो हाइड्रोजन तो बेसिक हो जाती है।
हाइड्रोजन तो एसिड में रहेगा ही रहेगा, एक रहे, दो रहे, तीन रहे, कितने भी रह सकते हैं, तीन। अब ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन तो रहना जरूरी है, छोड़ दो, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन के अलावा और एक एलिमेंट मौजूद है, तो उस एसिड को हम लोग डायरेक्टली, जैसे एस क्या होता है, सल्फर, इसी के नाम पे आगे बढ़ जाते हैं, सल्फर से बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। वही देखो, सल्फर है, ऑक्सीजन एक कम हो गया, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, वैसे ही सिंपली HNO3, हाइड्रोजन तो बेसिक है, ऑक्सीजन भी है, और साथ में एक और एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से आ गई नाइट्रिक एसिड, और एक ऑक्सीजन का हो गया तो नाइट्रस एसिड। फास्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक ही होता है, पर एक ऑक्सीजन कम हो गया तो फास्फोरस एसिड। इसको अभी दिमाग में रख लो, बस याद कर लो, CH3COOH एसिड। अब ये बताने का मेन रीजन क्या है, ये सारे एसिड इनको मैं बोल रहा हूँ इतना में, ठीक है ना, वैसे ये भी तो ऑक्सी एसिड में आएंगे, ये सारे एसिड, इन सब एसिड्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड। जो एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है ऑक्सी एसिड। क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी ठीक है ना। और जो एसिड में ऑक्सीजन नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड्स। जो एसिड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसे हाइड्रा एसिड बोलेंगे। अब देखो, हाइड्रा एसिड्स का नेमिंग क्या होता है, सिर्फ उसके आगे में हाइड्रो लगाया जाता है। क्लोरीन है, क्लोरीन से बना, क्लोरिक एसिड नहीं लिख सकते थे। यदि आप बोलते हो कि सर ऐसा सिस्टम तो चलो तो सिर्फ क्या लिखते हैं, क्लोरिक एसिड, नहीं, पर ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है उसके आगे में हाइड्रो लगा दिया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयोडीन से आयोडिक बना, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ब्रोमीन से ब्रोमिक बना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है बेटा, क्लियर रहनी चाहिए बात। जो एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ऑक्सी एसिड्स, जो एसिड में ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रा एसिड्स। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कि फिर से मैं रिपीट करूं इसको, बोलो, रिपीट करना है। नो सर। No, sir. अब इतने सारे एसिड के हम लोग नाम जान गए, इतना सारा एसिड का नाम यदि देख लोगे बेटा तो आपको कोई भी ओलंपियाड एग्जामिनेशन निकालने में भी नहीं दिक्कत हो। अब तो सिंपल सा स्कूल एग्जामिनेशन छोड़ ही दो, अब टॉप लेवल ओलंपियाड एग्जामिनेशंस को भी आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा एसिड के नाम वो पूछेंगे ही नहीं। कभी भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि HNO2 एसिड का क्या नाम है, ऑप्शन दे देगा, नाइट्रिक, नाइट्रस, कुछ और साथ में लिख देगा। ओके, अब चलो हमारा मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। एसिड किस तरह मेटल के साथ रिएक्ट करता है। मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं रिएक्ट्स विद एसिड्स, ठीक है ना। मेटल्स होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करती है, मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव salt and water, to give salt and water। अरे सॉरी बेटा, salt और नहीं, water नहीं देगा। metal reacts with acid to give salt and hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट मिलेगा आपको और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे एक देखो क्या है, मानो एल्युमिनियम है, ये Al किसका फार्मूला होता है, Al इज द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम। Aluminium. एल्युमिनियम एल्युमिनियम HCl के साथ, ठीक है ना। यदि मैं एल्युमिनियम का रिएक्शन HCl के साथ करवा देता हूं तो आपको मिलेगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। एल्युमिनियम गैस, सॉरी एल्युमिनियम क्लोराइड जो मिला ये एक सॉल्ट है और साथ में आपको एक हाइड्रोजन गैस भी मिली। ओके, तो मैंने बताया ना, टू गिव सॉल्ट एंड
हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट तो मिलना ही मिलना है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा आपको। और देख लो, यदि मैं जिंक का रिएक्शन करवाता हूँ H2SO4 का साथ, तो आपको मिलेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस। जिंक सल्फेट भी एक सॉल्ट होती है प्लस हाइड्रोजन गैस। यदि मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाऊंगा HCl के साथ MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये सारे दिमाग रखने हैं, सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, गॉट इट। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, नॉट ऑल मेटल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन विथ HNO3। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी जाती है अक्सर कि नाइट्रिक एसिड के साथ क्या मेटल्स रिएक्ट करके, या ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या नाइट्रिक एसिड के साथ सारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी? नहीं, सारे मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकते। ओके, और क्यों नहीं निकाल सकती है, ये थोड़ी सीनियर क्लासेस में आओ आपको मैं वहां पे आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही जान लो कि दो ही मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस निकाल सकती है। ओके, बाकी सब में वाटर बन जाता है। वो दो मेटल्स हैं मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम सबको फॉर्मूला मालूम है, एंड Mn मैंगनीज, इसका फॉर्मूला यदि नहीं मालूम हो तो मैं नाम लिख देता हूँ। Magnesium and manganese reacts with 1% acid, या बोलो 1% नाइट्रिक एसिड to give हाइड्रोजन गैस। ओके बेटा, ये आइडिया क्लियर है ना आप लोगों के सामने कि सारे एसिड्स नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता, सिर्फ कौन निकालेगा, मैग्नीशियम और मैंगनीज, और वो भी कैसा, 1% HNO3 एसिड। 1% HNO3 एसिड का मतलब क्या है, एक भाग HNO3 लेना है और 99 पार्ट वाटर लेना है, समझ गए। मतलब इतना डाइल्यूट एसिड लेना है कि एक पार्ट सिर्फ HNO3 रहेगी और 99 पार्ट पानी मिक्स करना है। ओके, वैसी डाइल्यूट, उतनी डाइल्यूट एसिड से आप मैंगनीज और मैग्नीशियम की मदद से हाइड्रोजन गैस बना सकते हो। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है, कैन नाइट्रिक एसिड बी एम्प्लॉयड टू मेक हाइड्रोजन गैस? क्या नाइट्रिक एसिड के मदद से हाइड्रोजन गैस बनाई जा सकती है सारे मेटल के साथ? तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। गॉट इट। यदि कुछ भी आपको यहाँ से नोट करना है, कुछ भी देखना है तो जल्दी से कर लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर Mn का फुल फॉर्म का स्पेलिंग क्या है? मैंगनीज बेटा अच्छे से देखो, साथ से दिखेगा MANGANESE, मैंगनीज। हो गया सर। चलो, सर 1 मिनट से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हाँ स्क्रीनशॉट लेना, दो शॉट लेना। हो गया सर। यस सर, हो गया। चलो ठीक है।
देखो ये पढ़ना, हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं, तो उस एक्टिविटी में हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। उस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन आस्ते से होता है कि तेज होती है कि बहुत ज्यादा तेज होती है, विथ डिफरेंट एसिड्स एंड डिफरेंट मेटल्स, ठीक है ना। गॉट इट। हम लोग एक एसिड लेंगे और उसमें हम लोग डिफरेंट मेटल्स डालेंगे और चेक करेंगे कि एसिड के साथ कौन सा मेटल का रिएक्शन ज्यादा तेज होता है। तो एक काम करते हैं, विथ डिफरेंट एसिड लेते हैं, with a given acid। एक ही एसिड लेंगे, ठीक है ना, एक एसिड लेते हैं और उसमें हम अलग अलग टाइप के मेटल्स डालेंगे और देखेंगे कि कौन मेटल ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है एसिड के साथ। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सब है आपको 4 टेस्ट ट्यूब, 4 टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है। मेटल कौन कौन से लेने हैं, मैग्नीशियम ले लो, अल्युमिनियम ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 मेटल लिया तो 5 टेस्ट ट्यूब एंड HCl, एक HCl मिले। ओके, हम लोगों ने क्या किया है, 5 टेस्ट ट्यूब लिया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेटल्स लिए हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, ठीक है ना। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो गए ये। प्रोसीडियर, प्रोसीडियर क्या है ध्यान से देखना है, मैं लिखूंगा नहीं, प्रोसीडियर आप लिख सकते हो खुद से, पर मैं डायग्राम से दिखाऊंगा। हम लोग क्या करेंगे, 5 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब लेंगे, ओके। Take 5 different test tube and put 10 ml acid in all। पांच टेस्ट ट्यूब लिए हैं, 1 2 3 4 5, पांचों टेस्ट ट्यूब में 10 ml HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो आप बोलोगे तो मैं प्रोसीडियर लिख देता हूं बगल में। Take 5 test tube and put 10 ml HCl in each। तो पहला काम हम लोगों ने ये किया, ठीक है ना। 5 टेस्ट ट्यूब लिए, 5 टेस्ट ट्यूब में 10 ml HCl डाला, ठीक है। ड्रॉप 1 metal in each test tube। नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को आपको नोट करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, क्या देखते हो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो मानो मैं इसमें मैग्नीशियम डाला, ओके, मैं जैसे ही इसमें मैग्नीशियम डालता हूँ, मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगा मैग्नीशियम के, तो हम देखते हैं कि इसमें से गैस निकलती है, ठीक है ना। एक गैस बहुत तेजी से निकलती है। जैसे ही मैं मैग्नीशियम डालूंगा इसमें, मतलब मैग्नीशियम के टुकड़े, तो गैसेस इसमें से तेजी से निकलना शुरू करेगा। और आप सबको मालूम है कि मेटल का रिएक्शन होता है एसिड के साथ, तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। मैग्नीशियम, यदि इसमें हमने मैग्नीशियम डाला तो बहुत तेजी से निकला, ठीक है ना। फिर मैं अल्युमिनियम डालता हूँ इसमें, ठीक, इसमें मैं जिंक डालता हूँ, इसमें मैं आयरन डालता हूँ और इसमें कॉपर डालता हूँ।
और फिर हम लोग चेक करेंगे कि किससे सबसे तेजी से निकल रहा है, किससे हल्के से निकल रहा है, किससे नहीं भी निकल रहा है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये एक्सपेरिमेंट करने पे देखा गया मैग्नीशियम से सबसे तेजी से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मतलब हाइड्रोजन गैस सबसे तेजी से निकल रही है, तो मतलब रिएक्शन भी सबसे तेज हो रहा है। नेक्स्ट नंबर में एल्युमिनियम से निकल रहा है, फिर जिंक से निकल रही है, फिर आयरन से निकल रही है। ओके, अब कॉपर में कुछ नहीं हो रहा है, कॉपर में देखा गया कि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन को जब नोट किया गया, ऑब्जर्वेशन को जब नोट किया गया, the evolution of hydrogen gas was fastest with मैग्नीशियम। किसके साथ फास्टेस्ट निकलता है? मैग्नीशियम के साथ फास्टेस्ट निकलता है। ओके, यदि देखी जाए तो ओके, इस ऑर्डर में आप लोगों को मैंने एक याद करवाया होगा, याद करो। पोटासियम, ये मैंने लिखवाया था आप लोगों को, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ऐसे करके कुछ लिखवाया था आप लोगों को। मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, लिखवाया था। मैं फिर से डिस्कस करवा दूंगा आज एक बार से। इस टेबल में देखो, मैंने बोला था कि जो सबसे ऊपर में है, जो सबसे ऊपर में, वो सबसे हैवी रिएक्टिव होता है। अब देखो इस टेबल में सबसे ऊपर में कौन सा है? मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम आती है, फिर जिंक आती है, फिर आयरन आती है। तो ऑर्डर तो वही दिख रहा है कि मैग्नीशियम सबसे तेज रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। और ये वाला आप लिख सकते हो नंबर 2 ऑब्जर्वेशन में, ठीक है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन was the order of evolution of H2 gas। समझे? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। मैग्नीशियम में सबसे तेजी से हाइड्रोजन गैस निकला, फिर एल्युमिनियम से, फिर जिंक से, फिर आयरन से सबसे हल्के से निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। और क्या देखा गया कि कॉपर के साथ कोई गैस नहीं निकल रही है। नो रिएक्शन occurs with कॉपर। ओके, कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो दिमाग में एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी है कि कॉपर जो है एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब करते हैं कुछ कंडीशन में, तो मतलब गैस नहीं दिया देखा गया। इसमें देखा गया कि नो गैस वाज evolved with कॉपर। देखो कॉपर एसिड से रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड से कॉपर रिएक्ट करती है, पर इस केस में यदि देखा गया तो कोई गैस नहीं निकल रहा, मतलब कॉपर के एसिड से हाइड्रोजन निकालने की कैपेसिटी नहीं है। दूसरे वाले एलिमेंट्स, ये सारे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या कर सकता है? एसिड से हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है, पर कॉपर की कैपेसिटी नहीं है कि वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को निकाल सके। तो आपको ये दिमाग में क्लियर रखनी है कि कॉपर डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये क्यों नहीं, हम लोग जब रिएक्टिविटी टेबल देखेंगे तो वहां पे। तो ये एक्टिविटी की कंक्लूजन क्या हो सकती है? ओके, कंक्लूजन क्या हो सकती है? एक मिनट बेटा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अभी लिख लो, कुछ देख। देखिएगा कंक्लूजन क्या हो सकता है। ओके, सर आपका माइक ऑफ। माइक ऑफ किया गया है। नहीं नहीं, आप लोग वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए, माइक को ऑफ किया गया है। यस सर। ओके।
ओके, देखिएगा ध्यान से बेटा कि कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं। कंक्लूजन में लिखा जा सकता है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द ऑर्डर या द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थोड़ा बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब और कुछ होता है, तो आप अभी रेट बोलो। रेट मतलब किस गति से रिएक्शन होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इन दिस ऑर्डर। अब वो ऑर्डर क्या है? मैग्नीशियम, हार्मोनियम, जिंक, आयरन। ये तो पहला ऑब्जर्वेशन रहेगा, कंक्लूजन रहेगा। दूसरा कंक्लूजन क्या रहेगा बेटा आपका? कॉपर doesn't react with with acid. ओके, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, या बेटर होगा इसको बेटर तरीके से लिखना है कि कॉपर कुछ एसिड से तो रिएक्ट करती ही है, बट इस पर्टिकुलर केस में जहां पर हम HCl लिखे हैं वहां पे आप लिखो कि कॉपर डज नॉट क्या इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद एसिड। कॉपर की कैपेसिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस एसिड से निकाल सके। ये ज्यादा ऑप्शन अच्छा होगा, यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है ना। इसको मैं चेंज कर देता हूँ बेटा, ठीक है ना। वो स्टेटमेंट लिखना ठीक है, पर ये स्टेटमेंट लिखो तो ज्यादा अच्छा। कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ओके, कॉपर की कैपेसिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन निकाल पाए एसिड से। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो ये एक कंप्लीट फॉर्मेट है। देखो मैं जो अभी आपको बताया हूँ, दिस वन इज अ कंप्लीट फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ प्रैक्टिकल। और आपको साइंस में प्रैक्टिकल लिखना सीखना ही है। और किस फॉर्मेट में? सबसे पहले एम लिखा जाता है, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फिर प्रोसीडियर में ऐसे डायग्राम बनाए जाते हैं। व्हाइट पेज रहती है प्रैक्टिकल पेपर की, व्हाइट और रूल 2 पेज रहते हैं। तो व्हाइट पेज में ये डायग्राम, फिर उसके बाद प्रोसीडियर के जो जो स्टेप्स हैं वो लिखने हैं, फिर आपको ऑब्जर्वेशन, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में प्रैक्टिकल्स को लिखे जाते हैं। तो आई सपोज इस एक्सपेरिमेंट से आपको एक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि भले जो मेटल्स हाइड्रोजन निकालते हैं एसिड से, सब एक गति में रिएक्ट नहीं करता है। कुछ तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कुछ हल्के से रिएक्ट करता है, कुछ हाइड्रोजन गैस निकाल ही नहीं पाती। तो आई सपोज दिस एक्टिविटी। हाँ पूछिए बेटा। सर हाइड्रोजन गैस Cu से तो नहीं निकलेगा, लेकिन सर सॉल्ट निकलेगा। बेटा देखो कुछ बेसिक केस में निकलेगी, नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन होता है, ठीक है ना। HCl के साथ थोड़ा दिक्कत है। ओके, अंडरस्टूड। यस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, पर HCl के साथ तो हाइड्रोजन गैस की कोई चांस ही नहीं, और बाकी सारे में भी हाइड्रोजन गैस की चांस है। ओके, सॉल्ट्स बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके चलो आगे बढ़ो। Yes, sir. चलो एसिड के बारे में पढ़ाई हो रही है तो एक इंपॉर्टेंट चीज भी आप जान लो। एक्वा रिजिया, आपने नाम नहीं सुना होगा शायद फिलहाल तक अभी। एक्वा रिजिया एक ऐसी चीज होती है जो गोल्ड को साफ करने में यूज होती है, और गोल्ड की प्यूरिटी को भी चेक करने के लिए यूज होती है, ठीक है ना। तो एक्वा रिजिया बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इट इज अ freshly prepared mixture of one part concentrated nitric acid
and 3 part concentrated hydrochloric acid. ठीक है ना? सर HCl प्लस एक सेकंड बता रहा हूँ, रुक जाओ। एक्वा रीजिया क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर है जहां पे हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करते हैं, ठीक है ना? और मिक्स करने का एक रेशियो होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है। तो रेशियो क्या है? यदि 1 भाग आपको नाइट्रिक एसिड लेना है तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना? दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सिंग 1:3। ध्यान से समझिए, 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl को हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं, तो हमें मिलता है एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया एक हाईली कोरोसिव सब्सटेंस है, हाईली कोरोसिव लिक्विड है, और इस लिक्विड से क्या होता है? बहुत ज्यादा धुआं भी निकलते रहता है। ये बॉटल में बंद रहते हैं, यदि बॉटल खोल दोगे ना तो धुआं निकलते रहेगा, ठीक है? और ये बेसिकली यूज होता है सोना को साफ करने के लिए। क्या करते हैं, अब जो ज्वेलर्स होते हैं वो इसके अंदर में सोना को डाल देंगे, तो थोड़ा देर के लिए जब सोना को डालते हैं तो थोड़ा देर डाल के रखते हैं, तो क्या होता है? गोल्ड के ऊपर में जो लेयर लगा रहता है ना, वो सारे निकल जाते हैं। जो गोल्ड के ऊपर में गंदे लग जाते हैं वो निकल जाएगी और गोल्ड क्लीन हो जाता है, ठीक है? इट इज हाईली corrosive fuming mixture, हाईली कोरोसिव का मतलब यदि आपके स्किन पे गिर गया तो जहां पे गिरेगा वहां पे छेद हो जाएगा, हड्डी उड्डी सही सब चीज गायब हो जाएगा। इसलिए इस एसिड को बहुत आराम से हैंडल किया जाता है। यदि आपके हाथ पे गलती से भी गिर गया तो आपका हाथ का पूरा स्किन जल जाएगा। तो हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग मिक्सचर है। फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है? इसको खोलने से इसमें से धुआं निकलते रहता है, ओके? इट कैन डिसॉल्व noble metals like gold and platinum. देखो, मैंने आपको जब पढ़ाया था लस्टर प्रॉपर्टी के बारे में, तो वहां पे मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि गोल्ड और प्लैटिनम ये दो ऐसी चीज हैं, ये जल्दी किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। क्यों नहीं रिएक्ट करती है? क्योंकि इसकी रिएक्टिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। किसी से रिएक्ट नहीं करेगा मतलब इसके ऊपर कोई ऑक्साइड का लेयर जल्दी नहीं जमता है, और ऑक्साइड का लेयर नहीं जल्दी जमता है, जिसके कारण इसका जो मेटेलिक लस्टर है बना रहता है, इसमें चमक रहती है। इसलिए हम लोग गोल्ड और प्लैटिनम का, जो सोना का मतलब या से प्लैटिनम का हम लोग क्या बनाते हैं? ज्वेलरीज बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये कोई चीज से रिएक्ट जल्दी नहीं करता है, और जब हम इसे पहनते हैं तो हमारे स्किन में भी कोई एलर्जी नहीं होती, क्योंकि कोई चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो कोई पॉइजनस सब्सटेंस नहीं बनेगा और हमारे स्किन में भी कोई नुकसान नहीं है। अब ये दोनों किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तो इसका टेस्ट भी करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे पता चले कि गोल्ड और प्लैटिनम प्योर है कि नहीं है। तो क्या किया जाता है? प्योर गोल्ड और प्लैटिनम जो रहता है उसमें उसके हल्की वाले पार्ट से हल्का रगड़ के उसको उस पार्ट पे हल्का सा एक्वा रीजिया डाला जाता है और चेक किया जाता है कि यदि वो घुल गया उसमें तो मतलब क्या है? दिस इज प्योर गोल्ड, ओके? तो क्या करते हैं जो सोनार लोग रहते हैं, ऐसे जैसे मानो एक्वा रीजिया है, तो एक्वा रीजिया में वो क्या करेगा? सोना डाल देगा। तो सोना के ऊपर में जो गंदगी जमी रहती है, तो क्या होता है? जो ये सोना है इसके ऊपर एक गंदगी जमा होता है, तो गंदगी तो साथ में निकलता है और साथ में गोल्ड का भी हल्का लेयर निकल जाता है। समझे? हल्का लेयर ऊपर से तुरंत निकाल देगा, बहुत देर तक डाल के नहीं रखता, तुरंत निकाल देगा। और हल्का लेयर गोल्ड का भी निकल जाता है, तो नीचे वाला लेयर एक्सपोज होता है तो गोल्ड में साइन आ जाता है। तो सोना जब आप जाते हो साफ करवाने, तो इतना तो पक्का है कि आपके सोने का वेट कम होता है, क्योंकि उसके एक्वा रीजिया में हल्का सोना का ऊपर वाला लेयर मिल जाता है, और जो ऊपर वाला लेयर में हल्का फुल्का जो रिएक्शन हुआ रहता है वो ब्लैक हो जाती है, उसकी कलर चेंज हो जाती है, वो खत्म हो जाएगी और फिर से गोल्ड में चमक आ जाती है। तो एक्वा रीजिया आपको समझ आ गई। अभी फिलहाल ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है।
एक्वा बस क्या चीज होती है ये जानना है कि कंसंट्रेटेड मतलब बहुत प्योर नाइट्रिक एसिड और बहुत प्योर HCl जिसमें पानी का मात्रा बहुत कम, उन दोनों को मिक्स करते हैं 1:3 रेशियो में, और ये बहुत ही कोरोसिव मिक्सचर है जो धुआं निकलते रहता है जिससे, और वो गोल्ड और प्लैटिनम को भी अपने अंदर में घोल सकता है यदि बहुत ज्यादा देर तक उसमें छोड़ दिया जाए। तो ये एक्वा के बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपको रखनी है। ओके सर जो वो गोल्ड निकल जाता है उससे उस गोल्ड के पार्ट में कोई अंतर नहीं आएगा? क्या बोल रहे बेटा, फिर से बोलो, रिपीट करो एक बार। सर गोल्ड को अगर एक्वा में चला जाता है तो उसमें से एक लेयर निकल जाता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा वेट में या फिर किसी हाँ चीज तो में? आएगा नहीं, आता तो है ना। आप अपने सोना को जब भी साफ करवाओगे ना सोनार के यहाँ जाके, तो Yes, आपका sir. सोना का वजन कम होता है। ओके सर। ओके, क्योंकि आप तो गंदा लेयर निकलता है तो साथ में गंदा लेयर के साथ में थोड़ा सा गोल्ड भी तो निकलेगा। ओके, इसे रॉयल वाटर भी बोला जाता है, इसका नाम होता है रॉयल वाटर, इसको यूज होता है प्योरिटी चेक करने में। चलो हो गया। बेटा सीनियर क्लासेस में आओ, हम लोग इन डेप्थ इसके बारे में पढ़ेंगे, सीनियर क्लासेस में हमें पढ़ना है। हम लोगों ने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज, आप सभी को याद होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, और मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। तो चलो एक बार मैं आपके साथ जिक्र करता हूं, क्योंकि इसका एक टाइप ऑफ रिएक्शन में बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल का हम लोग एक रिएक्शन देखने वाले हैं एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक सिंपल सा रिएक्शन भी बताता हूं, फिर उसका मेन कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ी देर में। मान लो कॉपर को, यदि आप फेरस सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। कॉपर को यदि फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। वहीं मैं आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता हूं तो रिएक्शन होती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि मैं लिया फेरस सल्फेट और कॉपर डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसको कॉपर सल्फेट कर लिया, आयरन डाला, फिर से रिएक्शन हुई। ऐसा क्या हुआ जो ये रिएक्शन हुआ? तो इन सारे रिएक्शन को समझने के लिए हमें एक चीज सीखना पड़ता है, दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? अ सीरीज of metals in which metals are arranged on the basis of decreasing reactivity। ठीक है ना, एक ऐसा सीरीज, ठीक है ना, सीरीज मतलब कि एक ऐसा अरेंजमेंट। सीरीज आपको यदि शब्द समझने में दिक्कत होगा तो मैं अरेंजमेंट लिख देता हूं, आसान रहेगा। एन अरेंजमेंट, ठीक है बेटा, ये अरेंजमेंट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? अरेंजमेंट। एक ऐसी अरेंजमेंट जहां पे मेटल्स को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से। ध्यान से देखो, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, टिन, लेड,
हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। देखो ये मैं कुछ मेटल्स के नाम लिखा हूं, ठीक है, और इन मेटल्स के नाम को आपको अच्छे से गौर करना है ध्यान से पहले कि पोटासियम सबसे पहले है, इसका मतलब क्या है, पोटासियम इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम नेक्स्ट रिएक्टिव है, फिर कैल्शियम नेक्स्ट, फिर मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है ना। गोल्ड के बाद प्लैटिनम। देखो आपको ध्यान से यहाँ पे एक चीज समझ आएगी कि जो प्लैटिनम है, ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में प्लैटिनम जो है सबसे नीचे में रखा हुआ, प्लैटिनम सबसे नीचे में है, तो इसका मतलब प्लैटिनम क्या है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव है इसका मतलब है कि ये कोई चीज से जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, और जल्दी से जब किसी से रिएक्ट नहीं करेगा तो किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं। ओके, तो आपको यहाँ से एक चीज नजर आ रहा है कि पोटासियम एक बहुत ही भयंकर रिएक्टिव एलिमेंट हो सकता है, फिर उसके बाद सोडियम, ऐसे करके। अब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसे होगी, यदि आप एक मेटल लेते हो, फॉर एग्जांपल ए, यदि आप एक मेटल लेते हो ए और आप उसको एक सॉल्यूशन में डालते हो BC, मानो वो सॉल्यूशन है BC सॉल्यूशन, ठीक है, एक मेटल लेते हो ए और एक BC सॉल्यूशन लेते हो, या बोलो तो एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हो, ज्यादा अच्छा और से समझोगे, मैं मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक है ना। फिर से समझो, एक ए मेटल लिया हूं जो मेटल है, जैसे कॉपर मेटल, और मैं एक मेटल सॉल्ट लिया हूं, ओके, मेटल सॉल्ट फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या होता है, सॉल्ट होता है, कैल्शियम सल्फेट, ये सब क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, ये जो मेटल सॉल्ट जिस एलिमेंट से बना हुआ है, ये मेटल सॉल्ट जिस एलिमेंट से बना हुआ है, यदि वो इससे ऊपर है, यदि वो उससे ऊपर है इस टेबल में, तो रिएक्शन नहीं होगा, और यदि ये वाला इससे ऊपर है, ये वाला जो समझो कि अकेला है, जो अकेले वाला है, यदि वो ऊपर है तो रिएक्शन होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये एक मेटल सॉल्ट है, ओके, और एक अकेला मेटल मैं उसमें डाल देता हूं, तो ये मेटल को इस एक्टिविटी सीरीज में इस मेटल सॉल्ट के मेटल से ऊपर रहना पड़ेगा, तभी रिएक्शन होगा। जैसे कॉपर सल्फेट एक मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो उसका पोजीशन लोकेट करो, यहाँ पे है पोजीशन, आयरन का पोजीशन लोकेट करो, आयरन यहाँ पे, आयरन ऊपर है कि कॉपर ऊपर है, आयरन ऊपर है, तो आयरन ऊपर है तो ये रिएक्शन होगी, तो आयरन इससे इसको निकाल देगा, ये बोलेगा तुम निकलो, और आयरन यहाँ पे आके बैठ जाएगा, FeSO4 प्लस Cu रिएक्शन। अब यहीं पे देखेंगे, देखो FeSO4 ये सॉल्ट है, ये यहाँ पे है, और ये जो अकेला मेटल है, ये क्या ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, नहीं, नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसको ये नहीं निकाल पाएगा। सिंपल सा एक कहानी सुन लो यदि आपको समझने में दिक्कत है, ये मानो एक बड़ा पहलवान है, ठीक है ना, तो ये बड़ा पहलवान के पास कोई चीज है, ओके, क्या उससे छोटा पहलवान वो चीज छीन सकता है, नहीं छीन सकता है, छोटा पहलवान मतलब एक्टिविटी सीरीज में वो नीचे है, ओके। अब मुझे ये बात बताओ, ये छोटा पहलवान के पास कोई चीज है, तो एक बड़ा पहलवान उसे छीन सकता है कि नहीं, आयरन बड़ा पहलवान ज्यादा रिएक्टिव चीज है, तो निकाल सकता है, तो बोलेगा मैं बैठूंगा इसके साथ, बैठ गया, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट में समझो। तो यदि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप प्रॉपर डेफिनेशन चाहते हो, तो इसको एक बार लिख लो, देखो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का तरीका है, मैंने बताया था आप लोगों को, PSC मैजिक,
इससे आपको लेड तक याद हो जाएगा। पोटासियम सोडियम एक्स्ट्रा भी मैंने लिख दिया है जो आप याद कर सकते हो, फायदा करेगा। लेड के बाद आपको देखो हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और एक चीज ध्यान देगा, देखो कॉपर प्लस मानो HCl एसिड है, तो HCl एक सॉल्यूशन है, तो कॉपर ज्यादा बड़ा पहलवान है कि H ज्यादा बड़ा पहलवान है? H ज्यादा बड़ा पहलवान है। कॉपर क्या इससे Cl छीन सकता है? नहीं छीन सकता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया था ना कि कॉपर हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकती है एसिड से। क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, और हाइड्रोजन जब ऊपर है तो हाइड्रोजन तो बड़ा पहलवान है इससे, तो भैया इससे तो इसको नहीं ना छीन सकता। ये आइडिया आपको क्लियर, ठीक है ना? आई सपोज आइडिया इज क्लियर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं आपको, ये लिख लो जल्दी से, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इसको आप याद करके आना। ओके, इसको याद करके आना। मिनिमम ये वाला जो लिखा था PSC मैजिंटल, आपको इतना ही, आपको यहां तक याद हो गया काफी है। फिर उसके बाद बहुत सिंपल है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये नीचे वाले तो दिमाग लगाने ही नहीं है, ऊपर वाले बहुत अच्छे से जानना है। पोटासियम, P, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। ये नाम याद कर लो, PSC मैजिंटल, याद हो जाए, ठीक है? आज बोलिए। सर एन के बाद क्या लिखा हुआ है? एन के बाद टी लिखा हुआ बेटा। सर एन मेटल सेकंड लाइन। MA, अरे यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, वहां से रेफर करो। सेकंड पैराग्राफ सर। कौन सा है? यस सर। पढ़ो। आर अरेंज एन अरेंजमेंट, ध्यान नहीं रहता आपको क्या? जब मैंने पढ़ाया था तब बोला था ना कि ये अरेंजमेंट लिख रहा हूं, 2 बार बोला था, ध्यान रखो। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग आज की क्लास में नहीं देखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यदि मैं स्टार्ट करता हूं तो वी डोंट हैव इनफ टाइम कि उसको मैं समझा पाऊं अच्छे से आप लोगों को, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत सारे एक्टिविटीज भी देखते हैं, तो दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट क्लास। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? नो नो सर। थैंक यू सर। नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़ के आना जितना पढ़ा है। सर थैंक यू।